बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सवाल अवाम का के साथ मैं साइमा कंवल आपको खुशामदीद कहती हूँ। इस वक्त पूरे पाकिस्तान की अवाम का सिर्फ एक ही सवाल है कि 12 तारीख को लगभग आने वाला जो, क्योंकि मैं लगभग इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि इससे पहले जो था आज ही यानी कि जुम्मे वाले दिन आने वाला था ये बजट, लेकिन इसको फिर जो है वो कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर उनको आगे बढ़ाया गया और 12 तारीख बताया जा रहा है होपफुली कि 12 तारीख को, मतलब हर सूरत में 2026 का 27 का बजट आने ही वाला है। यानी 12 तारीख को कहा जा रहा है कि आएगा, लेकिन हो सकता है कि अगर कुछ मज़ीद नागुज़ीर वजूहात फ़र्ज़ करेंगे अगर हो गई, फिर से दरपेश ऐसी वजूहात सामने आ गई तो हो सकता है कि ये और ज़्यादा लेट हो जाए। लेकिन फ़िलहाल 12 तारीख को बताया जा रहा है कि बजट आ रहा है। अब जब बजट आने वाला होता है ना, तो एक पूरी आवाम, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, यानी कि जो ताजिर बरादरी है, अवाम है, इसके अलावा जितने भी उसकी शाखें हैं, ये सब जो है वो इस्तराब की कैफियत में मुब्तला होते हैं। और इसका असर जो है ना बजट के आने के बाद क्या होता है, बजट के आने से पहले यानी कि जो उसके कुछ दिन पहले ही जो मार्केट की हालत होती है, जो अवाम की हालत होती है, वो बता रही होती है कि बजट का डंका बज चुका, आने वाला है बजट। और कम से कम मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसा बजट नहीं देखा है जिसके बारे में ये कहा जा सके कि वो मुकम्मल तौर पे अवाम दोस्त बजट है, जैसे कि हुकूमत दावा करती है। इस दफ़ा 2026 का 27 का बजट इस वजह से भी कुछ गैर मामूली है कि इस एक साल के अरसे के दौरान में जंगें हुई, पाकिस्तान भारत की जंग हुई, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए बड़ा बेनिफिशियल ये जंग का जो था ये चैप्टर था। लेकिन इसके बाद जो थी वो एक जंग ऐसी हुई जिसने पूरी दुनिया की मईशत से लेकर तमाम तर उसके जो मामलात थे उसके ऊपर असरअंदाज हुई वो जंग, और वो थी अमेरिका और ईरान की जंग। गो के इस वक्त वक्फा है उस जंग में और मुज़ाकरात वगैरह हो रहे हैं, लेकिन हर रोज़ ट्रंप साहब का कोई एक बयान ऐसा आता है कि जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट पे भी उसका असर पड़ता है, महंगाई पे भी उसका असर पड़ता है, पेट्रोल की कीमत पे भी उसका असर पड़ता है। मतलब आप ये समझ लें कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है आवाम से मुंसलिक, उसके मफाद से मुंसलिक, जिस पर उसका असर ना आता हो। ये हम लोग बात कर रहे हैं एक ऐसी जंग की जिसकी वजह से सुई गैस का मामला, पेट्रोल का मामला, हर चीज़ जो है उसके ऊपर असरअंदाज हुआ। इसी असना में ये बजट डेवलप हुआ है, यानी कि डेवलप हो रहा है। इनफैक्ट कि अभी हम जब पहले से बात कर रहे हैं 2026 का 27 का बजट, आवाम क्या कहती है, अवाम को कोई उम्मीद है या नहीं है, सवाल अवाम का में अवाम का सबसे ज़्यादा वैलिड क्वेश्चन, यानी कि एक मुस्तरद सवाल, वो यही बन रहा है। इसके साथ जो बेचारे ये जो दुकानदार हैं, ताजिर है, ये किसी किस्म की कोई उम्मीद रखता है या नहीं रखता है, ना उम्मीद है, इस बजट के हवाले से वो क्या कहते हैं, उनका क्या सवाल है, वो भी जान लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं भी आपको अंदर लेकर जाऊँ, इस वक्त मैं एक मार्केट में हूँ और ये एक बहुत फरंगी की कलीदी मार्केट है, लेकिन ये सिर्फ हम इस मार्केट का विज़िट नहीं करेंगे, और भी आपको मार्केट्स में लेके जाएंगे। आवाम क्या कह रही है ये मैं आपको बता रही हूँ, दुकानदार क्या कहता है, ताजिर क्या कहता है, ये भी ज़रा सुन लीजिए। मेरे साथ मौजूद हैं शेख हबीब साहब, जो कि सिंध की तिजारत हो या फिर पाकिस्तान की तिजारत हो, इसमें एक कलीदी नाम, जब भी कोई इस तरह की कोई मीटिंग होती है उसमें शेख हबीब साहब जो हैं वो कराची की तरफ से बिलखुसूस शिरकत करते हैं। वज़ीर आज़म हो या फिर वज़ीर ख़ज़ाना हो, उनसे कोई भी मीटिंग हो। शेख हबीब साहब, एक बजट और आने के लिए जा रहा है, लेकिन ये बजट ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ इस तरह से है क्योंकि इसी एक साल के दौरान में, यानी कि पिछले बजट और इस बजट के दरमियान में ईरान और अमेरिका की जंग होती है, जिसका असर पूरी दुनिया की मईशत पर पड़ता है, ख़ासतौर पर पेट्रोल की कीमतों में। तो अभी गैस हो गई, पेट्रोल हो गई। अब आप मुझे ये बताइएगा कि क्या इसका असर इस बजट का आने से पहले, ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, इस पर भी पड़ रहा है, क्योंकि अब लोग अपनी बच्चियों का जहेज़ भी सुना है कि बड़ी मुश्किल से बना रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बजट के हवाले से आपने जो डिस्कशन की और आवाम के लिए आप निकले, आगाही के लिए, मालूमात के लिए। देखिए, बजट तो अपनी जगह पर है, बजट आना ना आना एक अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह ये IMF की शराइतों को मानते हुए बजट को काम कर रहे हैं, ये मैं गारंटी से कहता हूँ कि ये बजट जो है हुकूमत वक्त ने नहीं बनाया, पाकिस्तान गवर्नमेंट का ये बजट नहीं है, ये बजट IMF ने बनाया है, जिससे पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को कोई रिलीफ नहीं रखा गया। गरीब आदमी मज़ीद गरीब होता जाएगा, किसी किस्म का आपको कोई रिलीफ नज़र नहीं आएगा। पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम में आप अंदाज़ा कर लें 10 से 11 करोड़ लोग वो है जो शरह गुरबत की ज़िंदगी लकीर से बसर कर रहे हैं, यानी कमज़ोर हैं। तो आप अंदाज़ा करें उस मुल्क के अंदर
जो एक आम आदमी की तनख्वाह 25,000 से 40,000 रुपये की सैलरी है, 50,000 की, एक गरीब आदमी कहाँ से सर्वाइव कर पाएगा। ये ईरान और अमेरिका की और जो इसराइल की जंग है, इसमें पाकिस्तान को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क है, मुसलमान मुल्क है, ईरान से अच्छे मरासी में, कतर से अच्छे मरासी में, पूरे मिडल ईस्ट से अच्छे मरासी में, हमें किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं हो रही। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि पूरी दुनिया में जो मसला पेट्रोल पे या सीएनजी पे इतना गैस पे पेट्रोल पे रेट नहीं बढ़े जितने पाकिस्तान में बढ़ा दिए गए। अच्छा चले, आपने पाकिस्तान में रेट बढ़ा दिए, लेकिन ये लीवी वगैरह तो आपके इख्तियार में ना, हुकूमत वक्त के इख्तियार में। लीवी को अगर ये कम कर देते हैं तो मैं समझता हूँ पेट्रोल 200 कुछ रुपए पे आ जाएगा। तो शेख हबीब साहब, आप ये भी जानते हैं कि ये मेरा आपसे कोई पहला आपसे ये जो है वो बजट के हवाले से आपके से गुफ्तो शनीद या सवाल जवाब नहीं हो रहे। गुज़श्ता 10 साल से आप देख रहे होंगे कि ये मुसलसल जैसे ही बजट आने वाला होता है, मैं आपको तलाश करती हूँ क्योंकि आप वो शख्स हैं कि जो कि बराह रास्त वहाँ पे जाके बैठते हैं जहाँ पे। मुझे शेख हबीब साहब ये बताइएगा कि 10 साल में कम से कम आपके ज़ुबान से तो मैंने कोई एक साल भी ऐसा नहीं देखा कि जिसमें आपने ये कहा हो कि हाँ इस साल साइमा ये अवाम दोस्त बजट है। आपको मतलब अभी अगर 10 साल तक हम देखते हैं तो पिछले साल की निस्बत ये बजट या उससे पिछले साल की निस्बत ये बजट आपको कंपैरिजन अगर करने को कहा जाए तो आपको लग रहा है कि कोई रद्दोबदल होगी इसमें, या IMF बना रहा है हमेशा से तो वो जैसे ही बनाएगा वैसे ही मुसल्लत कर दिया जाएगा? हमारी बदकिस्मती है कि हम IMF से कर्ज़ लेने के बाद हम शाबाशी और तालियां बजाते हैं, यानी कि कर्ज़ मांग के, भीख मांग के, कटोरा आगे फैला के, और उसके बाद हम रेड कारपेट बिछाते अपने लोगों पे। जो हमारे अफसरान हैं, जो हमारे आला कौम के जो लोग हैं, उनके मिनिस्टरों के पीछे 20-20 गाड़ियाँ दौड़ रही होती है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, सबका रेड कारपेट है। आप अंदाज़ा कर लें कि एक वज़ीर ख़जाना की तनख्वाह को देख लें और एक सेनेट के चेयरमैन की तनख्वाह को देख लें, क्या हमारा पाकिस्तान सर्वाइव कर सकता है ये तनख्वाहें? क्या हम लोग ये जो मराते दे रहे हैं ये क्या हम सर्वाइव कर सकते हैं? पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को बजाय रिलीफ देने के आप सिवाय तकलीफ़ों के कुछ नहीं दे रहे। मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत जो है ना, ये हुकूमत नाकाम हो चुकी है। ये जमहूरियत के नाम पे ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। हमें ऐसी जमहूरियत नहीं चाहिए जिससे गरीब आवाम को जो है तकलीफ़ में उतार दिया जाए और पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम जो है बेहद सिसकती और बिलकती रहे और इनकी अय्याशी हुक्मरानों की जो है ख़त्म ना हो। तो मैं ये समझता हूँ कि इनको फौरी तौर पे जो है ना मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए, और मैं समझता हूँ ऐसे तौर में मार्शाल्लाह आ जाए तो वो ज़्यादा हमारे लिए बेहतर होगा। आप खुद अपने मुंह से मार्शाल्लाह की डिमांड कर रहे हैं, जमहूरियत के ऊपर यानी कि डेमोक्रेसी पे आप मार्शाल्लाह को फौक़ दे रहे हैं। देखिए, जमहूरियत एक नाम है, सिर्फ ये लेबल है जमहूरियत का, लेकिन कौम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। साहिमा, आप पूरे सिस्टम पे बैठी हुई है, पिछले 15 साल से 16 साल से आप मीडिया पे चल रही हैं, हम आपके साथ मौजूद हैं। मुझे बता दीजिए वो कौन सा बजट है जिन्होंने गरीब आवाम के लिए दिया हो। अभी भी आप देख लीजिएगा कि गरीब आवाम को क्या देंगे सिवाय महंगाई के, कुछ नहीं। अभी उससे पहले बजट आने से पहले खाने पीने की अशिया पे, हर अशिया पे रेट बढ़ चुके हैं। तो मुझे बताइए 25,000 से 50,000 की सैलरी वाला शख्स कैसे सर्वाइव करेगा? किराए पे रहने वाला शख्स कैसे सर्वाइव करेगा? अब शेख हबीब साहब, मुझे ज़रा छोटा सा मैं लोगों को एक रिव्यू दिखाना चाहती हूँ। अगर मैं आपसे पूछूँ, ये पंखे सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में कि एक मीडियोकर और एक गरीब, उसके घर में कुछ और हो या ना हो पंखा ज़रूर होता है। ठीक है, मैं AC की बात नहीं कर रही, मैं डबल डोर रेफ्रिजरेटर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं होम अप्लाइंसेस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पंखे की अगर बात करूँ, ये पंखे रखे हुए हैं यहाँ पर। एक पंखे की कीमत में गुज़श्ता 1 साल में और इस बजट तक आने तक अभी इसकी एक की पंखे की कितनी कीमत है और बजट के बाद एक्सपेक्टेडली कितनी हो जाएगी? देखिए, तकरीबन 40% अमाउंट बढ़ गया पिछले 1 साल में। 1 साल के अंदर जो पंखा 6,000 रुपये का था, आज वो पंखा 10,000 रुपये का 1 साल में। 1 साल जी, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी आप देख लें, और इस पंखे के ऊपर चाहे वो कोई सा भी पंखा हो, उस पर 6,000 रुपये से लेके, और मैं कहता हूँ कि 1,000 रुपये से और 10,000 रुपये तक का जो इजाफा हुआ है। 10,000 रुपये का टोटल पंखा है, 8,000 का पंखा है, 7,000 का पंखा है। अब आप अंदाज़ा करें, वो पंखे जो 3,000 और 4,000 के बिका करते थे, 5,000 के, आज वो गरीब आदमी की पहुँच से वो भी दूर हो गया, क्योंकि ये पंखा 9,000 और 10,000 रुपये पे चला गया है। एक पंखा 10,000 का हो गया। एक छत का पंखा गरीब आदमी अपने बच्चे के लिए लेने के लिए निकले तो वो 8 से 10,000 रुपये उसने खर्च करने, तब वो एक पंखा लेके जा सकता है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर किसी के घर के अंदर 5 पंखों की ज़रूरत है तो 50,000 रुपये गया पंखे पे। जी, वो 2 महीने की सैलरी तो पहले पंखों पे दे दे। तो वो गरीब आदमी, मुझे बताइए, जो तालीम नहीं दे सकता। हमारे मुल्क में हमारी क्या देखे बदकिस्मती है, तालीम हमारी यहाँ मुफ्त नहीं है, हेल्थ का निज़ाम हमारे यहाँ अच्छा नहीं है। आप किसी भी शाहराओं को देख लें, कराची की शाहराओं को देख लें। कराची ये वो शहर है जिसको मिनी पाकिस्तान कहते हैं, सिंध का दारुल खिलाफा कहते हैं। चारों सूबों से लोग आके
इसमें अपने बच्चों का रोज़गार कमाते हैं। हमारी बदकिस्मती है, इसी कराची शहर को लूटा खरोसा जा रहा है और इसमें कोई खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब अगर किसी बच्ची का जहेज बनाना हो तो वो मुकम्मल जहेज अगर सिर्फ एक आम नॉर्मल जहेज, अगर छोटा फ्रिज और एक छोटे वॉशिंग मशीन, एक सिलाई मशीन, एक पंखा, एक जूसर, ये 4-5-6 चीज़ें लेता है तो किसी टाइम पे ये 90,000 और 1 लाख रुपए में काम हो जाता था। आज ये पैकेज 2 लाख रुपए से कम नहीं है। 2 लाख से कम नहीं है और ये कुछ ही अरसे में ऐसा हुआ है। अभी तो मैंने बात ही नहीं की है ना बाकी होम अप्लाइंसेस की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भैया ये बताइएगा कि बजट आने वाला है, उस बजट से जो कि 2026 का 27 का बजट है उससे कोई उम्मीद है आपको, या आप हमेशा की तरह यही सुनना पड़ेगा कि हमें पता है कि बजट IMF बना रहा है, छुरी तो चलेगी? लाजमी है कि ये तो हर बंदे की ज़बान पे है। आप तो एक से सवाल करिए, 1 करोड़ आवाम से भी पूछेंगी, उनको भी पता है कि जितना होगा वो कहते हैं ना बुरा और मज़ीद बुरा, इससे ज़्यादा बुरा। उम्मीद बुरे की अच्छे की कभी भी नहीं है। मतलब वो एक मिसाल दी जाती है कि हर दफ़ा छुरी चलने पर बंदा कहता है कि हो सकता है कि अगली दफ़ा धार तेज़ हो, तकलीफ कम हो, लेकिन अगली दफ़ा उतनी कुंदी छुरी एक और आती है, उससे ज़्यादा जंगदार होगी और उससे ज़्यादा मज़ा आएगा, तकलीफ और ज़्यादा मज़ेदार से बढ़े। अभी आप ये देखें ना, बेनिफिट मिल तो रहा है, जून जुलाई की बच्चों को छुट्टियाँ, आपको फीस देनी है, ठीक है। दूध पे पैसे बढ़ गए, बच्चा बीमार हो गया, आपको उसके भी पैसे देने। 30,000 की सैलरी में आप मुझे घर चला कर दिखा दें। रिक्शे हलाल कमाना इस वक्त एक शरीफ आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। और ये मैं बता दूं कि हम लोग कहते हैं कि करप्शन का रोना रोते हैं कि भाई करप्शन फैल रही है, करप्शन पे खुद मजबूर कर रहा है ये सिस्टम। एक 30,000 सही बंदा है वो कह रहा है कि 30,000 रुपये कमाने वाला, आप उसके साथ इस महंगाई के साथ IMF के छतरी तले बने हुए इस बकौल अवाम के इस बजट के साथ जो कि हर साल बनता है, उसके साथ आप मुझे सिर्फ 30,000 या 35,000, अरे जनाब छोड़िए 30-35 को कौन देख रहा है, 50,000 जाइए, या 50,000 किसी ज़माने में तनख्वाह जो थी वो ऐसी हैंडसम अमाउंट होता था। तनख्वाह से पुरकशिश इसे तनख्वाह कहा जाता था कि किसी लड़के की इतनी तनख्वाह अगर होती थी तो उसके रिश्ते को कभी इनकार नहीं होता था, हाथों हाथ लिया जाता था। आज 50,000 रुपये में इस बजट के साथ, जो कि पिछला बजट था, इस दफ़ा का बजट तो अल्लाह माफ़ करेगा पता नहीं कैसा बनेगा, लेकिन उस बजट के साथ आप मुझे सर्वाइव करके दिखा दे एक मीडियोकर फैमिली के साथ, नहीं कर सकते। अल्टीमेटली उसको करप्शन कहीं ना कहीं, वो जिस जगह बैठा होगा उसको करप्शन करनी पड़ेगी, वो नहीं करना चाहेगा उसको करनी पड़ेगी, वरना उसका घर का गुजारा नहीं होगा। करप्शन कौन बढ़ा रहा है? फिर ये सिस्टम ही बढ़ा रहा है ना, फिर रोना किस चीज़ का? चलते चलते हम आगे आए तो एक और साहब बाहर खड़े थे, तो मैंने कहा कि सर ये आप ही की है दुकान? जी हाँ, ये हमारी दुकान है, लेकिन बस ये कि महंगाई की वजह से हमारा कारोबार, सबका कारोबार डिस्टर्ब है। तो हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट ये कि अब जो बजट आ रहा है तो खुदारा इस आवाम के लिए ज़रा कुछ सोचें, रिलीफ दें। बहुत हो गया। अब जैसे पहले उन्होंने कभी सोचा? ज़िंदगी में कभी नहीं सोचेंगे, लेकिन अब तो अकल के नाखून ले लें। कितना इकट्ठा करेंगे, कितना लेके जाएंगे? मेरा ख्याल है पेट्रोल है, अब अल्लाह के शुक्र है हालात बेहतर हो चुके हैं, पेट्रोल के रेट नीचे लेकर आए, डीजल के रेट नीचे लेकर आए, गैस के रेट नीचे लेकर, ताकि आवाम को रिलीफ तो मिले। या आवाम को रिलीफ ही नहीं मिल रहा है यहाँ पे, और आवाम को टाइट किए जा रहे हैं। आज भी उन्होंने गैस पे रेट बढ़ा दिए, तो LPG गैस है, आज रेट बढ़ा दिए उसके ऊपर। अब क्या करेगी आवाम, मुझे बताया। सर आप तो LPG गैस की बात कर रहे हैं ना, ज़रा बात कर लेते हैं घरेलू सार्फिन को और जो सनती उनको जो गैस मिल रही है, खासतौर पे घरेलू सार्फिन की। मैं एक पोश की बात कर रहा हूँ, घरेलू सार्फिन की बात बता रही हूँ ना सर। मैं एक पोश एरिया में रहती हूँ और मैं तमाम बिल्स अदा करती हूँ वक्त के ऊपर, और मेरे घर पे भी सिर्फ 6 घंटे के लिए, पूरे दिन के अंदर 24 घंटों में से सिर्फ 6 घंटे के लिए, और मेरा जो बिल है वो डबल ट्रिपल आ रहा है। ये कह रहा हूँ ज्यादती है या नहीं है? बिल हम भी अदा कर रहे हैं, बिल आप भी अदा कर रहे हैं, फिर लोड शेडिंग में हमारे चले जा रहे हैं। हम फिर LPG गैस भी डलवाए, गैस नहीं है उसके बिल अलग आते हैं। जो सुई गैस है बिल उसका अलग आ रहा है, और जो LPG भर रहे हैं उसका बिल अलग आ रहा है। तो हमारी जेब तो हमारी खाली होती चली जा रही है। तो हम ये क्या चाहते हैं, खुदा के लिए कुछ ज़रा सोचें इस बारे में। सर बजट आने से पहले ही ना जो मार्केट होती है उसमें ख़ास किस्म की जो होती है ना, वो इस्तराब की कैफियत होती है। ऑटोमेटिकली होगी ना, आदमी परेशान होगा, डिस्टर्ब होता है, जहनी तौर डिस्टर्ब होता है कि अब कल क्या होने वाला है। ठीक है ना, कल क्या होने वाला है, उसके बजट में क्या निकले। बजट से पहले मिनी बजट लेकर आ जाते हैं ना। अब आप देख लो मार्केट में आप घूमें,
क्या हिसाब दालें मिल रही, क्या हिसाब चावल मिल रहा है, क्या हिसाब आटा मिल रहा है, यानी उन्होंने पहले से बढ़ाना शुरू कर दिया साहब। अभी मेरी शेख हबीब साहब से मुलाकात हुई थी। अभी आपसे बात करने से पहले मैं शेख हबीब साहब से बात कर रही थी। मैंने कहा शेख हबीब साहब, जब भी वज़ीर ख़जाना साहब और वज़ीर आज़म साहब, जब भी आपकी उनसे मीटिंग होती है बजट से पहले या भी कोई ऐसा अहम मामला होता है तो उसमें आप लोगों को बिठाया तो जाता है, ओनली फॉर लॉलीपॉप, मतलब उसमें जो इनका सजेशन है उसको कोई अहमियत नहीं दी जाती। चाय की प्याली रख दी, बस तसल्ली दे दी कि करेंगे ओनली फॉर लॉलीपॉप, बस इससे आगे क्या कह सकता हूँ मैं। अच्छा, आपको लगता है कि जब तक कि ये IMF की तलवार सर पे लटकती रहेगी हमारे उस वक्त तक, तलवार ताक़यामत लटकेगी, नहीं निकल सकते हम लोग। इसका मतलब है कि हम ना ही समझे फिर कोई अच्छा बजट बन सकता है कभी? गवर्नमेंट आएगी वो IMF के मातहत ही काम करेगी, इसके अलावा नहीं रह सकती। अभी आपने एक कशर देखा हुआ है ना, मैं वजाहत में नहीं आना चाहता, आपने देखा हुआ है तो क्या उसने क्या स्टेप उठाया था और क्या हो गया। उसके बगैर IMF के बगैर नामुमकिन है, ये एशियाई कंट्री IMF के बगैर चल ही नहीं सकते उसके बगैर। तो हमें IMF को बर्दाश्त करना पड़ेगा और घूट पीना पड़ेगा, और हम क्या कह सकते हैं, बस आगे हमारे पास। जब भी मुल्क में एक खबर आती है कि IMF से कर्जा जो है उसकी किस्त लेने के लिए जो है या उससे कर्जा मंजूर करवाने के लिए बाकायदा तौर पे हमारे यहाँ पे टिकट चल रहे होते हैं। ये आम आवाम इसको 2 वक्त की रोटी में ऐसा उलझाया गया है ज़िंदगी चलाने के लिए, घर का पहिया चलाने के लिए, कि इस खबर का वज़न उनको मालूम ही नहीं होता। ये जब IMF के साथ आप कर्जे की दुआएं कर रहे होते हैं ना, और आप इसको एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन समझते हैं कि कर्जा हमें मिल गया, वो कर्जा कहाँ जाता है, किस तरीके से कहाँ पे लगता है, हमें नहीं पता। आम आवाम को हमें बस ये पता है उस कर्जे के बाद जो फिर कोलू के बैल की तरह हमें पीसना पड़ता है आम आवाम को। 100 की जगह 200 रुपये की जगह 200 रुपये, बस खत्म हो गई बात। आप मुझे कुछ दिखा रहे हैं, व्हाट इज दिस? ये तो हमारे अपनी पर्ची है हमारे। तो मुझे ये बताइएगा सर कि 100 रुपये दिखा रहा हूँ मैं आपको, 100 रुपये ऐसे हो जाएंगे रद्दी की तरह हो जाएंगे। रद्दी की तरह हो जाएंगे, देख लीजिए अंदर है। तो 100 की जगह में 200 देने पड़ेंगे उनको। जब 200 देंगे तो ऑटोमेटिकली। वैसे ही कोई और किसी मामले के ऊपर आपको मेरे ख्याल है कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ज़रूर रखना चाहिए, मैं गवर्नमेंट से कह रही हूँ, कि जहाँ पर आप आवाम का कंसेंट जो है वो ले सकें जब आप कर्जा लेने लगे, कि आवाम को ये मंजूर है कि हम कर्जा ले लें, क्योंकि कर्जा आप लोग लेते हैं उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ती है। फिर IMF जो है वो एक, बता दूँ आपको कि IMF पूरी दुनिया का एक इदारा है, आप ये समझ लीजिए। हम इनसे कर्ज लेते हैं, वो हमें कर्ज देते हैं सूद के साथ, फिर वो हमसे वापस लेते हैं और वो कर्ज हम अदा करते हैं। लेता कोई और है, हुकूमत लेती है, भरपाई हमें करनी पड़ती है। वो कर्जा किस काम में लग रहा है, अल्लाह की कसम आज तक मुझे तो कभी पता नहीं चल सका। उससे बेनिफिट क्या हासिल होता है या क्या, कौन सा ऐसा पहिया चल रहा है जिसकी रफ्तार हमें पता नहीं चल रही है। बहरहाल ये आवाम का ये जो है, इसमें ये कहना है आवाम परेशान है, आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं ज़रा थोड़े से और, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बजट आ रहा है, कोई बजट से उम्मीद है आपको या नहीं? नहीं, बजट से तो कोई उम्मीद नहीं है हमें। जाहिर बात है कि महंगाई इतनी हो रही है और मज़ीद और बढ़ जाएगी महंगाई। जी सर ऐसा होता है कि बजट जब आ रहा होता है तो आवाम और ताजरान और जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं जो सही मानों में जिन पे असर पड़ता है, वो वाकई में बड़े परेशान फिर रहे होते हैं जिस वक्त बजट आने वाला होता है। बजट आएगा तो तब तो बात की बात है, लेकिन जब आने से पहले ही काफ़ी ज़्यादा मार्केट जो है वो उतार चढ़ाव का शिकार हो जाती है। हम तो बाजी वैसे ही ड्राइवर हैं, हमें मालूम है पेट्रोल कहाँ चला गया, और जाहिर बात है कि महंगाई के उस पर तो हमारा कोई गुजारा भी नहीं है। हम तो खुद ड्राइवर लोग हैं, तो अब जब हमारी ये हालत है तो और लोगों की क्या हालत होगी। अच्छा, आप ड्राइवर हैं यहाँ पर, यकीनन बच्चियों की जब शादी होती होगी तो जो बच्चियों का जहेज़ है वो आप ही लोग लेके जाते होंगे, जाहिर है कि आपका ये काम है। जी जी जी। जो आज से 3 साल पहले तक या 2 साल पहले तक जिस कीमत पे आप घर तक पहुंचाया करते थे, जितने फेयर में यानी कि किराए में, उसमें कितना का इजाफा हो गया होगा? ज़्यादा मतलब अब जाहिर बात है कि डबल किराया लेंगे ना हम तो। जब पेट्रोल डबल हो गया, डबल कीमत का, तो डबल ही किराया लेंगे। अब वो लोग तो देते ही नहीं हैं। जाहिर बात है कि अब उसमें जहाँ हम 4-5 छोड़ते थे भाड़े ले जाके, अब मुश्किल से 2 ही रह गए, तो हमारा तो घर का भी गुजारा बहुत मुश्किल हो गया। और जहेज़ भी जाहिर है कि अब उस पैकेज में तो नहीं आएगा। ठीक है, अगर किसी के बाप ने बेचारे ने पैसे जमा किए होंगे ना अपनी बेटी की शादी के लिए, सारा साल उसने 2 लाख रुपए जमा किए होंगे, उसमें जहेज़ नहीं आ रहा, उसमें जहेज़ नहीं आ सकता। मैं यहाँ पे पूरा मैंने हिसाब किताब लगाया है, मरे से मरा जहेज़ भी जो है ना वो आपका जो है वो जा रहा है तकरीबन 3 लाख से शुरू हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, बजट आ रहा है सर, कोई उम्मीद है आपको? कोई अच्छी उम्मीद नहीं है। सर क्या बात है, मुझे कोई ढूंढे से भी कोई ऐसा शख्स नहीं मिल रहा है जो थोड़ा सा उम्मीद उसमें हो
कोई उसको उम्मीद हो इस बजट से, क्या वजह मायूसी इतनी क्यों हो रही है? आज से पहले कभी अच्छी उम्मीद नहीं हुई, जब आवाम ने तवक्को करी जब भी उनके साथ गलत हुआ। आपके सामने इस मुल्क में महंगाई तो है लेकिन सस्ती नहीं है, सब महंगाई। सर बजट से पहले मार्केट में जब ये खबर आती है ना कि बजट आने वाला है, ये हवा जब जैसी चलती है असर पड़ता है आम आवाम पर भी और मार्केट पे भी, हर जगह पर। इस वक्त अगर आपको वाइब में आपसे पूछूं जो इस वक्त आप महसूस कर रहे हैं, किसी एक चीज़ पे भी आपको रिलीफ मिलने का कोई आपको लग रहा है कि हौसला होगा आपको? अभी तो आवाम यही परेशान है कि अभी नया बजट आ रहा है, नए बजट के चक्कर में हर चीज़ महंगी हो जाएगी। गरीब आदमी यही सोच रहा है अभी से लेके रख लो, क्योंकि आगे तो महंगाई होनी है, सस्ता नहीं होना। पूरी मार्केट में कोई एक बंदा मैं ढूंढ रही हूँ कि जिसको बजट से कोई उम्मीद हो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि बजट आने वाला है, बजट से पहले अगर मैं आपसे पूछूं अच्छी वाइब आ रही है आपको, कोई हौसला अफजा या नहीं? कस्टमर है मगर कुव्वत खरीद नहीं है, महंगाई बहुत है, बजट आगे तो और अजाब हो जाएगा। तो बजट से इतनी मायूसी आपको क्यों हो रही है? जाहिर हो सकता है कि बजट अच्छा आ जाए, क्या ये भी? जब सेल नहीं होगी तो मायूसी तो होगी, अच्छा, माल ही नहीं बिकेगा। बजट के आने से पहले सेल पे असर पड़ता है? लाजमी पड़ता है। बोलते हैं बजट आने वाला है, खरीदारी रोक लो, पैसे रोक लो भी, हर बंदा सोचता है। अच्छा, पहले एक जहेज जो था किसी लड़की का, वो बड़े आराम से 2 लाख में जो था ना, वो उसका पूरा बन जाता था। मैं ज़्यादा पुरानी बात नहीं बता रही, चले 5 साल पहले की बात बता रही हूँ। मतलब हल्के से हल्का भी ना इतने में बन जाता था। आज हम 2 लाख में कुछ सोच सकते हैं? जिसको जहेज देना है, जिसको अपनी बेटी को देना है, वो 1.5 लाख का एसी भी देगा। जिसको नहीं देना ना, जिसके पास नहीं है कुव्वत खरीद, तो क्या करेगा? मजबूरी में आपको फ्रिज भी नहीं दे पाएगा, फर्नीचर ले सकता है, बर्तन ले सकता है, ये नहीं लेगा चीज़ें, फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम छोड़ देगा। फिर तो इस वक्त अगर मैं आपको मार्केट में दिखाऊं ना, इस मार्केट से तो कम से कम कोई एक बंदा मुझे ऐसा नहीं मिला, एक बंदा परेशान फिर रहा है बजट से। और मैं हैरान इस बात पे हूँ कि अभी बजट आया नहीं है, या बजट आने से पहले ही इतने ज़्यादा परेशान क्यों है? वजह शायद ये हो सकती है कि अब काफ़ी अर्सा हो गया इन्होंने कोई अच्छी खबर सुनी नहीं है अभी तक मार्केट में, ख़ास तौर पे जब से ये जंग शुरू हुई है मार्केट में कोई अच्छी खबर आ नहीं रही है। ट्रम्प साहब अलग कोई बयान दे देते हैं, उसका असर पड़ जाता है, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में भी आपको बताया है। यहाँ से तो कम मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं मिला कि जो कि बजट का इंतज़ार कर रहा हो और बजट से उसको कोई उम्मीद हो। प्रोग्राम के अगले हिस्से में जब मिलते हैं तो किसी दूसरी जगह से आपको ज्वाइन करते हैं, हो सकता है वहाँ पे हमें कोई ऐसा शख्स मिल जाए जिसको बजट से कोई उम्मीद हो। लेट्स सी। बजट का, तिजारत का, आम आवाम का कोई भी ऐसा मामला हो जो कि बराह रास्त जो है वो हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों से या बजट से मंसूब हो, एक नाम के बग़ैर तस्करा या गुफ्तगू या बहस या डिबेट मुकम्मल नहीं हो सकती। वो एक नाम कराची में जिसको सब जानते हैं, पूरे पाकिस्तान में जिनको सब जानते हैं, वो है अतीक मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम अतीक साहब। वालेकुम अस्सलाम। अतीक साहब, एक मरतबा फिर बजट आ रहा है, बजट आ रहा है 2026-27 का जो बजट है। अतीक मीर साहब, आपने पूरा देख लिया होगा, हमसे ज़्यादा गहरी नज़र आपकी है बजट के ऊपर। मैं सीरियस बेसिस पे अगर आपसे पूछूं, इस बजट को हम लोग कुली तौर पे एक नाकाम बजट देखने के लिए जा रहे हैं, एक कामयाब बजट देखने के लिए जा रहे हैं, या फिर हम एक मजमूई तौर पे एक एवरेज बजट देखने के लिए जा रहे हैं? देखिए, जो बजट के खद्दो खाल अब तक सामने आए हैं, तो ये सोचना ही खुद फरेबी होगा कि बजट बेहतरीन होगा, आवाम के लिए सुकून आवर होगा, या कोई ऐसी खुशखबरी लाएगा जिससे महंगाई कम हो, तिजारत बेहतर हो, मईशत को ग्रोथ हो। देखिए, इस वक्त जिस तरह जो टैक्सेस लगाए जा चुके और जो लगाए जाने वाले हैं बजट में, 200 अरब से ज़्यादा की बातें हो रही हैं, तो ये एक ऐसे वक्त में जबकि हुकूमत की GDP तो 3% भी नहीं है, और जो टैक्सेस के रेशो नज़र आ रहे हैं वो उस GDP के हैं जो 6% से ज़्यादा हो। यानी फसल तबाह है, कीड़ा लगा है, ख़ज़ा रसीदा है, लेकिन जिस फल की उम्मीद की जा रही है वो एक फसल बहारा की फसल है। तो और देखें, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, पिछले भी बजट्स में हमने देखा कि ये सूद के शोलों में लिथड़ा में की लपेट में मैं इस बजट को देखता हूँ। माजी में भी ऐसा हुआ, अब भी है, कि जिस बजट का निस्फ सूदी
अदायगी में चला जाए उससे आवाम का क्या लेना देना है। फिर जो निस्फ बजट है वो हुकूमती अखराजात में चला जाए, दिफा में चला गया, खुर्द पुर्द हो जाता सारा बजट। आवाम के लिए इस बजट में ना पहले कुछ था यानी पिछले सालों में, और ना अब कुछ है। अच्छा अतीक मेरे साथ बात यह है कि पिछले बजट को अगर हम देखते हैं तो वो हालात नहीं थे कि जो कि अब हैं, यानी कि इस एक साल के दौरान में एक बहुत पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा वाक़या वो ये कि अमेरिका, ईरान और इसराइल की जो आपस की जंग थी, ख़ासतौर पे अमेरिका और जो ईरान की जंग थी, इसके असरात जो थे वो तो पूरी दुनिया में पड़े। पाकिस्तान चूँकि नेबर है और पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार है, पाकिस्तान के मामला उससे भी ज़्यादा थोड़े से जो है वो ज़्यादा गंभीर हैं। आप क्या समझते हैं कि ये जंग का ये जो फेज़ रहा है इस बजट के ऊपर असरअंदाज होगा? देखिए, जो जिन ममालिक की आप मिसाल दे रही हैं, यानी पाकिस्तान के अलावा हमारे इतराफ़ के ममालिक हैं, यूरोप के ममालिक हैं, ज़रूर महंगाई ज़रूर वहाँ बढ़ी है, लेकिन वहाँ तिजारती सूरत हाल इतनी ख़राब नहीं है क्योंकि इतना टैक्सों का वज़न नहीं डाला गया। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि IMF के दबाव पर जो बैनुल-अक़वामी तेल की कीमतें जो भी बढ़ी, उसका इतना असर नहीं आता बजट इस पे, तेल की कीमतों पे, जितना IMF को टैक्स की अदायगी के लिए या इसके सूद की अदायगी के लिए हुकूमत ने जितना बोझ अवाम पे डाल दिया। देखिए 260 या 70 रुपए फ़ी लीटर से आज 380 के करीब है। ये इंतहाई इस मईशत में, इस महंगाई में, आवाम की इस जलती हुई एक सूरत हाल में, ये मैं समझता हूँ बड़ा भयानक ये वक्त है। बजट आएगा वो तो बात की काम ही, मैं आज की बात कर रहा हूँ कि लोगों की क्या हालत है। बाज़ारों के सन्नाटे देखें, इस तरह आप फैक्ट्रीज़ का हाल देखें, बेरोज़गारी देख लें, लोगों के लिए कितना मुश्किल है सफ़र करना, इलाज मुआलजा, और खुदा जाने किस तरह बजट के बाद सूरत हाल होगी। ठीक है, मैं समझ गई आपकी पूरी बात। अब आप एक सवाल और मेरा ऐड कीजिएगा। हुकूमत जो है वो तवानाई की बचत के लिए वो एक दफ़ा फिर से स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो मुसरत तो कर दिया गया है। मैं इसको आप लोगों के लिए एक तिजारती निगाह से और बजट के आने से पहले इसका लगना ज़ाहिर है कि हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि मार्केट का खुलना और बंद होने के औकात कार, उसका जो ड्यूरेशन है, जितनी देर में वो खुल रही है, वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। आप जो टैक्सेस पे करने के लिए जा रहे हैं उसके लिए ज़ाहिर है कि आपका ख़ुद स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। क्या ये लॉकडाउन आपके ख्याल में, अतीक मीर को क्या लगता है बहैसियत ताजिर रहनुमा, के आप लोगों के लिए और ये साथ में आता हुआ बजट, ये इसका कोई असर होगा इसके ऊपर? देखिए, ये जल्द मार्केटें बंद करना एक रिवायत के तौर पे तो एक अच्छी अलामत है, लेकिन ये कहना कि इससे तवानाई बचत होगी, ये एक मुज़ाहिका खेज़ बात है। इसी कि सारा दिन तो तवानाई की बचत है, 12 घंटे जब लाइट नहीं होती और फिर लोग सड़कों पर भी कम है कि कम से कम पेट्रोल इस्तेमाल हो, तो बचत तो यहीं पर हो गई। फिर मार्केटें बंद करके मईशत को भी तबाह करना, लोगों की तिजारती हालत भी ख़राब करना, ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। बिजली की सब्सिडी, सुई गैस की सब्सिडी, आपको लगता है बजट में इससे पहले आने वाली ये खबरें कि सब्सिडी जो है उसमें ऊँच नहीं जाएगी, मतलब यानी इस बजट के बाद, तो वो आपके लिए ज़्यादा परेशान कुन है, या ये चीज़ ज़्यादा परेशान कुन है कि अगर पेट्रोल की कीमत कम होती है एक तरफ, जैसे कि अभी इन्होंने कम की है, लेकिन दूसरी तरफ अगर बिजली की कीमत बढ़ जाती है, तो आपको लगता है कि कोई किसी किस्म का रिलीफ मिलेगा? देखिए, बहुत सारी सेक्टर्स पे हुकूमत को अगर वाकई वो रिलीफ देने के मूड में है, क्योंकि हम जब हुकूमती इक़दामात की बात करते हैं तो हमारे सामने IMF होता है जिसने पूरा बजट अपने हाथ में ले रखा है, और मैं देख रहा हूँ कि हुकूमत का तो सिर्फ माजी की तरह बजट को अनाउंस करना एक ज़िम्मेदारी है, बाकी हुकूमत छेड़छाड़ नहीं कर सकती जो भी IMF का मुसवदा है। तो मुझे नहीं लगता रिलीफ नाम की कोई चीज़ हुकूमत से तोक़ो रखना, बजट से तोक़ो रखना, ऐसे ही जैसे आप जलती हुई आग में ठंडक की उम्मीद रखें, इसलिए मैं नहीं समझता इसमें कोई आवाम के लिए सुकून की चीज़ होगी। अतीक मीर साहब, अगर बात यह है, जिस तरीके से मैं आपसे पहले दीगर ताजर रहनुमा है उनसे भी बात कर रही थी, आम आवाम से भी बात कर रही थी, सबके मुंह पे एक ही जुमला है, वो ये है कि जब तक कि IMF की तलवार सर पे लटकती रहेगी, वो बजट जो अवामी बजट होगा वो नहीं आ सकता उस वक्त तक, खुली बात है। तो सर,
हम तो हर साल कर्जा ले रहे हैं, हम तो हर साल ये न्यूज़ ब्रेक कर रहे होते हैं कि और दुआएं मांग रहे होते हैं कि अल्लाह करे कि वो मीटिंग हो रही है IMF के वफ्द के साथ और कर्जा जो है वो अप्रूव हो जाए। अप्रूव होता है, बगले बजाना शुरू कर देते हैं हम लोग। तो IMF तो हमें जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आपको कोई ऐसी सूरत नज़र आ रही है कि IMF से हमारी जान छूट जाए? जब IMF के इन गुलामों से जान छूटेगी और कोई इस रुख पे, इस डगर पे कोई हुक्मरान मैशत को लेकर आएगा जो सूदी निज़ाम से पाक हो, जैसे भी 2028 की बातें हो रही हैं कि 2028 में सूदी निज़ाम ख़त्म हो जाएगा, मुझे नहीं लगता ख़त्म हो पाएगा। इससे कबल भी आपने देखा कि IMF जान छोड़ने वाला नहीं है। IMF चाहता है, जो IMF ये कहे कि हुक्मरानों ने 5,000 अरब की करप्शन की है फिर भी कर्जा दे, तो समझ लीजिए कि उसके दिमाग में क्या है। वो कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान तरक्की करे और एक ऐसा गाहक उसके हाथ से निकल जाए जो अपने बच्चों का खून देकर हमें सूद पूरा करता है। बहुत शुक्रिया अतीक मीर साहब। मैं सोच रही थी कि अतीक मीर साहब से बात करूंगी, तो अब तक जो मैं अभी प्रोग्राम का हिस्सा करके आई थी, मुझे लग रहा था कि हो सकता है इनके पास कोई अच्छी खबर हो सकता है हौसला अफजा खबर हो। इस बजट के आते के साथ ही फिर स्मार्ट लॉकडाउन जो लगाया गया है तवानाई की बचत के लिए, मैंने कराची का कभी ये मंजर नहीं देखा था। अभी आप ज़रा देखिए, अगर कारोबार सन्नाटे में आ जाए, अगर ख़रीदार ना रहे और कारोबार सन्नाटे में आए, तो कुछ ऐसा नक्शा पेश करता है मेरा कराची। और सिर्फ कराची नहीं, पूरा पाकिस्तान। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि हम लोग किस तरीके से ऐसी कोई पॉलिसी बनाएं, कौन सा ऐसा जो है वो तरीका अपनाया जा सकता है। ये हमारे पॉलिसी मेकर जो बैठे हुए हैं, हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं, हमारे वज़ीर ख़जाना हैं, हमारे वज़ीर आज़म हैं, हम लोग हर मामले के लिए पूरी दुनिया हम पे रिलाई कर रही है आजकल। चाहे वो जंग बंदी का एक पूरी दुनिया जिसमें एक असास की हैसियत पाकिस्तान की इस मुल्क को हासिल है पूरी दुनिया में इस वक्त। जंग बंदियाँ तो पाकिस्तान करवा रहा है और बड़ी कामयाबी के साथ करवा रहा है और इसका क्रेडिट पूरी दुनिया इसको दे रही है। इतनी कैपेबिलिटी हमारे में हो सकती है यकीनी तौर पे कि हम लोग IMF से अपनी जान छुड़वा सकें, क्योंकि जब तक कि IMF की छतरी तले ये बजट बनते रहेंगे, बजट के लिए वही कुछ सुनने को आपको मिलेगा और इसी किस्म का बजट आएगा जैसे कि आज प्रोग्राम में आपने लोगों की राय सुनी है। अब सोचना ये है कि ये बजट अब आएगा 12 तारीख को। 12 तारीख को आप GTV पे पूरी मुकम्मल तौर पे हमारी नशरियात भी देखेंगे। आप उस पर तज्ज़ियाकारों को तज्ज़िया पेश करते हुए देखेंगे। मईशतकारों को आप जो है वो उसके ऊपर जो है उनके व्यूज़ देखेंगे। सब चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन एक चीज़ जो सही मानों में परेशान कुन है वो ये है कि लोगों में मायूसी आ गई है बजट को लेकर। मैंने पूरी मार्केट्स विज़िट किए, मैं आपको ज़रा दिखा दूं कि देखिए कि अल्लाह ना करे कि अगर कराची का कभी हमें ऐसा नक्शा देखना पड़े कि कराची में 9 बजे ही इस तरीके से सन्नाटे हो जाए, कोई गहमा गहमी ना रहे, कोई रौनक ना रहे, कराची की रोशनी ना रहे। और ये सब कुछ वाबस्ता है 2 चीज़ों से, एक अमन व अमान और एक आपकी मईशत से। आपकी मईशत को किस तरीके से संभाला जाता है। मैं अभी भी कह रही हूँ कि इसहाक डार साहब जो हैं वो एक ऐसा नाम है जिनके ऊपर रिलाई किया जा सकता है, उनकी काबिलियत पे कोई शक नहीं है। लेकिन अगर एक आम आदमी जो मीडियोकर है, जो 30,000 रुपये महीना कमाने वाला है, कम से कम अगर 30,000 रुपये किसी की है, उसमें नामुमकिन है कि इस बजट के जो आदाद-ओ-शुमार अब तक सामने आए हैं, ये जो अतीक मीर या फिर शेख हबीब सिर्फ उनका कहना नहीं है, ये आम आवाम का कहना है कि हाथ खड़े कर लिया हमने इस बजट में। कम से कम इस तनख्वाह के साथ जिसमें बढ़ोतरी होने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, इसके साथ तो कम से कम हम अपने बच्चे नहीं पाल सकते। अल्टीमेटली क्या होता है कि फिर आप करप्शन की तरफ सोचना शुरू कर देते हैं। करप्शन का जो दरवाज़ा है वो फिर आपके दिमाग में खुलता है। फिर करप्शन जो है वो किस तरीके से निगल रही है पूरे मुल्क को, तो एक मसले के साथ दूसरा मसला कनेक्टेड है। करप्शन जो है उसका सही मानों में जो ताल्लुक बनता है, कोई भी शख्स अगर करप्शन नहीं भी करना चाह रहा, लेकिन वो यहाँ पर आकर मजबूर हो जाता है कि जब वो इस सिस्टम में, इस महंगाई में, इस बजट में रहते हुए अपना घर का बजट नहीं बना पा रहा, फिर वो करप्शन की तरफ जाता है अमूमन। और करप्शन जो है वो हर बंदे के लिहाज से उसका जो दायरा होता है वो उतना ही बड़ा होता है। छोटे बंदे के लिए छोटी, बड़े बंदे के लिए बड़े, ये है सिस्टम। अब देखते हैं कि 12 तारीख को जो बजट आ रहा है, पन्ने खुलेंगे, पता चलेगा कि बजट किस किस्म का आ रहा है। क्या वो कयास आराइयाँ जो अब तक आई हैं हमारे सामने, क्या वो सच हैं?
क्या सब्सिडी वाकई बिजली के और उसके ऊपर जो उतार चढ़ाव उस पर सुनने को आ रहा है कि यार उसकी सब्सिडी जो है वो ज़रा एक गेम चेंजर हो सकती है। गेम चेंजर का मतलब ये कि ज़रा आप जहनी तौर पर तैयार हो जाएं, हो सकता है कि बिजली की कीमतों में जो है उसकी कीमतें बढ़ जाए। ज़ाहिर है कि अगर सब्सिडी कम की गई तो इसका असर बिजली के बिलों पर आएगा, और अगर इसको अगर किसी तरीके से मेंटेन किया जाता है, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी जो तजावीज़ हैं जो जिस तरीके से ताजिर जो अपनी नुमाइंदगी अपनी वहाँ पर भेजते हैं इस्लामाबाद और वो अपनी तजावीज़ पेश करती हैं, तो उनको जब अगर उसको रखा जाता है सामने, और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप बजट पेश कर देते हैं लेकिन या बजट पेश करने से बिल्कुल पहले अगर वो तजावीज़ आपको समझ में आ जाएं और उसकी कोई गुंजाइश बने तो वो तजावीज़ भी फिर बीच में जो है उनको ऐड ऑन किया जाता है। अल्लाह करे कि वो तजावीज़ ज़रा थोड़ी सी अगर जो है उसकी कोई फिजिबिलिटी बने तो शायद ये बजट जो है वो किसी हद तक बेहतर बन सके। लेकिन हम अच्छी की उम्मीद रखते हैं, लेकिन देखते हैं कि 12 तारीख को बजट हमारे रंग उड़ाएगा या थोड़ा सा रंग बहाल होगा। बहरहाल आज का प्रोग्राम बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।